नमस्कार, हेलो। हम हर हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल लॉ पे एक जजमेंट को समझेंगे। इस हफ्ते की जो जजमेंट है उसका नाम है स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार रॉय। ये जजमेंट आई है 31 अक्टूबर 2022 को। 2 जज का बेंच था। जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ ने ये जजमेंट लिखी है। रेप और मर्डर का एक केस है। ये घटना है 7 नवंबर 2004 की। जगह का नाम है देवघर। ये जिला है झारखंड में। जो हिस्सा झारखंड का बिहार को टच करता है वहाँ पे जिला है। उधर एक गांव है नारंगी। वहाँ पे एक घर के अंदर एक 16-17 साल की युवती का रेप और मर्डर किया गया है। तो युवती घर पे थी। तो ये आरोपी आए, उन्होंने युवती को धक्का दिया, उनका रेप किया और कहा कि अब शोर मचाए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो युवती ने जैसे ही शोर मचाया, इन्होंने केरोसिन डाला उस युवती के ऊपर, माचिस से आग लगा दी युवती पे। तो युवती की उस महिला की आवाज़ें सुन के महिला के ग्रैंडफादर, उनकी मदर और एक और गांव वाला वो भागकर रूम में आए। तब तक ये आरोपी भाग गए थे। फिर महिला को हॉस्पिटल ले जाया गया, देवघर के सरकारी अस्पताल में। वहाँ पे पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस वाले ने आके महिला का बयान रिकॉर्ड किया। एक डॉक्टर पांडे हैं, उन्होंने कहा कि महिला फिट स्टेट में है बयान देने को। ये सब घटना है 7 नवंबर 2004 की। तो पुलिस वाले ने ही महिला का बयान रिकॉर्ड किया। अब 14 दिसंबर 2004 को, यानी लगभग 37 दिन बाद उस घटना से महिला की मृत्यु हो जाती है। तो पहले एफआईआर जब दर्ज हुई तो वो अटेम्प्ट टू मर्डर और रेप के केस की दर्ज हुई। अब क्योंकि महिला की मृत्यु हो गई तो एफआईआर को बदल दिया गया। 302 और 376 रेप और मर्डर के चार्जेस लगे। फिर सेशन कोर्ट में केस चला है और क्या क्या सेशन कोर्ट में किस तरह की गवाही हुई वो सब हम समझते हैं पहले। अब 12 विटनेस प्रोसिक्यूशन के थे, पीडब्ल्यू, और 3 विटनेस डिफेंस के थे। प्रोसिक्यूशन होता है जो जब स्टेट की तरफ से जो होते हैं उनको प्रोसिक्यूशन विटनेस बोलते हैं। डिफेंस विटनेस जो आरोपी की तरफ से होते हैं। तो उसमें क्योंकि ये गवाहियों के आधार पर ये केस आधारित है, गवाहियों की बात पे ही, तो पहले पुलिस वाले की गवाही ली गई। पुलिस वाले ने बताया कि उन्होंने महिला का बयान रिकॉर्ड किया है, तब डॉक्टर पांडे वहाँ पर थे और पुलिस ने कैसे लड़की के कपड़े बरामद किए और जगह पे जहाँ घटना हुई थी वहाँ पे एक खाली डब्बा जिसमें केरोसिन था वो पुलिस ने बरामद किया। और ग्रैंडफादर, मदर और उस एक और गांव वाले, उनके साइन लिए गए। ये सब बातें पुलिस वाला बताया गया है। और क्रॉस एग्जामिनेशन में ही इस पुलिस वाले ने बताया कि उनको ये नहीं ध्यान है कि ये लड़की आईसीयू में थी या जनरल वार्ड में थी। और पुलिस वाले ने कोई माचिस या कोई केरोसिन लैंप नहीं बरामद किया जिससे वो आग लगाई गई। ये सब पुलिस वाले ने मानना है अपनी गवाही में। गवाही जो है वो ट्रायल कोर्ट के दौरान ही होती है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में गवाही नहीं होती। जो गवाही दर्ज कर ली जाती है, जो रिकॉर्ड की जाती है ट्रायल कोर्ट में, उसी के आधार पर ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फैसला देते हैं। तो जब मैं बोल रहा होता हूँ कि गवाही ली गई, वो ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में गवाही ली गई या हाई कोर्ट में गवाही ली गई। वो गवाही सिर्फ ट्रायल कोर्ट में होती है। उस ट्रायल कोर्ट में ही एविडेंस कलेक्ट किया जाता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस गवाही को, उन एविडेंसेस को एनालाइज करते हैं। तो ये सब बातें हुई। फिर एक डॉक्टर पांडे थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है कि लड़की फिट स्टेट ऑफ माइंड में थी। एक मेडिकल बोर्ड था, उसकी तरफ से एक डॉक्टर ने, सब गवाहियों के आधार पर एक केस है। तो मेडिकल बोर्ड था, उसमें एक महिला डॉक्टर थी, उन्होंने बताया कि 2 फिंगर टेस्ट किया गया है और जिससे पता चलता है कि उनकी पास्ट सेक्सुअल हिस्ट्री थी, पास्ट सेक्सुअली एक्टिव थी वो महिला। लड़की की एज लगभग 16-17 साल है। बर्न मार्क्स थे लड़की के ऊपर और सेक्सुअल इंटरकोर्स रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन कोई डेफिनेट ओपिनियन नहीं दी उन्होंने कि रेप हुआ है कि नहीं। ये सब मेडिकल बोर्ड ने बताया। अब PW8 जो है, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, तो ये तीसरे डॉक्टर हैं एक तरह से, उन्होंने बताया कि बर्न इंजरीज थी, लड़की की मृत्यु हुई है सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया होता है जब ब्लड में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उससे मृत्यु होती है। तो बर्न इंजरीज के कारण सेप्टिसीमिया हुआ और उससे मृत्यु हुई है। अब क्रॉस एग्जामिनेशन में इसी डॉक्टर ने बताया, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, कि एक और डॉक्टर ने सलाह दी थी कि इस लड़की को बोकारो बर्न हॉस्पिटल ले जाया जाए। बोकारो
स्टील सिटी है झारखंड के अंदर ही, वो इस जगह से लगभग 150 किलोमीटर दूर है, लगभग 4 घंटे दूर है, पर उस लड़की को नहीं ले जाया गया। तो जिन्होंने पोस्टमार्टम किया वो ये बता रहे हैं कि एक और डॉक्टर ने सलाह दी थी कि इस लड़की को बोकारो बर्न हॉस्पिटल ले जाया जाए, जो कि लड़की के घर वालों ने नहीं मानी। अब 6 विटनेस जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से थे, जो परिवार वाले थे लड़की के और गांव वाले, वो पलट गए हैं, उनको हॉस्टाइल डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसमें लड़की की मदर और ग्रैंडफादर ये भी थे। 3 डिफेंस विटनेस थे, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया। एक डिफेंस विटनेस ने बताया कि इनका कोई सिंचाई को लेकर झगड़ा था, इसलिए लड़की ने झूठे आरोप लगाए हैं। एक ने कहा कि लड़की तो खाना बना रही थी तब उसको आग लगी है। तो ये सब डिफेंस विटनेस, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी डिफेंस विटनेस की किसी बात को सही नहीं माना, कहा कि भरोसे के लायक नहीं है डिफेंस विटनेस की कोई भी बात। अब सेशन कोर्ट ने कहा, सेशन कोर्ट या ट्रायल कोर्ट ने किस आधार पर अपना फैसला दिया। ट्रायल कोर्ट में कहा गया कि जो डॉक्टर पांडे हैं उन्होंने बताया कि लड़की मेडिकली फिट स्टेट ऑफ माइंड में थी, और उन्होंने डाइंग डिक्लेरेशन, यानी लड़की ने मरने से पहले जो अपनी स्टेटमेंट दी उसके आधार पर आरोपों को सही माना है और सजा दी गई है, उम्र कैद की सजा हुई इस इंसान को। और ट्रायल कोर्ट ने ही कहा कि ऐसा कोई बार नहीं है, ऐसा कोई मना नहीं किया गया है कि पुलिस अगर डाइंग डिक्लेरेशन ले तो उसको माना ही नहीं जा सकता। फिर ट्रायल कोर्ट ने डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर दोषी ठहराया। अब हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने इस इंसान को एक्विट कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि जो डाइंग डिक्लेरेशन, जो ये डॉक्टर पांडे थे, वो डॉक्टर पांडे साथ के जो बेंच है, साथ वाला पेशेंट उस पर नहीं थे, साथ के एक रूम में थे, तो इसलिए पांडे ने डाइंग डिक्लेरेशन होते हुए देखा ही नहीं है, ये हाई कोर्ट ने कहा। और हाई कोर्ट ने कहा कि लड़की की फैमिली को सलाह दी गई थी बोकारो बर्न हॉस्पिटल लेके जाने की, तो उनको लेके नहीं गए, और डाइंग डिक्लेरेशन को माना नहीं हाई कोर्ट ने। और क्योंकि मेडिकल बोर्ड ने कहा कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के कोई साइन नहीं है या कोई रेप के बारे में कोई डेफिनेट ओपिनियन नहीं दिया, इन सब बातों के आधार पर हाई कोर्ट ने उस आरोपी को बरी कर दिया, एक्विट कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट आए हैं स्टेट, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या चीज़ों किस तरह से समझा गया और क्या क्या फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सवालों के जवाब दिए इस जजमेंट में। पहला तो कि क्या उस डाइंग डिक्लेरेशन पर भरोसा किया जा सकता है, क्या उसे हम डाइंग डिक्लेरेशन मानेंगे और क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है। दूसरा, क्या उन सबूतों के आधार पर या डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर इस आरोपी को सजा हो सकती है। तो ये 2 सवालों के जवाब दिए गए सुप्रीम कोर्ट में। पहले तो स्टेट के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट ने एविडेंस को सही से नहीं समझा है। जो डॉक्टर पांडे थे वो साथ वाली टेबल पर थे, ना कि साथ वाले रूम में, तो हाई कोर्ट ने ये गलती की है समझने में। और पोस्टमार्टम जो है 12 घंटे के अंदर ही किया गया है, जिसमें बताया गया कि मृत्यु सेप्टिसीमिया से हुई है, और सेप्टिसीमिया ड्यू टू बर्न इंजरीज, ये पोस्टमार्टम में साफ बताया गया है। अब आरोपी की तरफ से वकील ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि रेप हुआ है, इस बारे में कोई डेफिनेट ओपिनियन नहीं दिया मेडिकल बोर्ड ने, और डाइंग डिक्लेरेशन के अलावा कोई और एविडेंस ही नहीं है रेप का। मृत्यु 1 महीने बाद हुई है, तो उसको हम डाइंग डिक्लेरेशन समझे ही नहीं। ये सब आरोपी के वकील बोल रहे हैं। अब हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इन सब बातों को, आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज किया और क्या अपनी रीजनिंग दी या कैसे लॉ डिफाइन किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले कहा कि जो स्टेटमेंट है उस महिला की, वो उसको 32(1) इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 32 का पहला हिस्सा, उसमें बताया गया कि डाइंग डिक्लेरेशन को कब हम मानेंगे, जब उसमें डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर अगर कोई अपनी मृत्यु के बारे में बताए या फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस बताए जिनसे वो मृत्यु हुई है, तो उनको हम डाइंग डिक्लेरेशन में समझ सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृत्यु हुई है सेप्टिसीमिया से, बोकारो बर्न हॉस्पिटल ले जाने की सलाह एक और डॉक्टर ने दी थी अपनी ओपिनियन के आधार पर, लेकिन सेक्शन 60 इंडियन एविडेंस एक्ट का वो ये कहता है कि जो ओरल एविडेंस होता है, जो गवाही दी जाती है, वो डायरेक्ट होनी चाहिए। मतलब जिसने वो चीज़ सुनी है, कोई चीज़ सुनी है, तो वो जिसने वो सुनी है वो बताए, जिसने वो चीज़ देखी है सिर्फ वही बताए। अगर कोई अपनी ओपिनियन दे रहा है तो वो जो ओपिनियन दे रहा है सिर्फ वही बता सकता है। तो सेक्शन 60 इंडियन एविडेंस एक्ट का ही बताता है। अब क्योंकि ये जो सलाह थी वो तो किसी और की थी, तो वो कैसे ओपिनियन दी, या तो वो डॉक्टर की ही गवाही होती, तो वो नहीं थी।
तो उस बात को नहीं मान सकते। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 32 के पहले हिस्से को बताया कि दो चीजें इसमें देखेंगे, कॉज ऑफ डेथ या एनी ऑफ द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द ट्रांजैक्शन विच रिजल्टेड इनटू डेथ। अब ट्रांजैक्शन इसमें क्या थी, आरोपी ने केरोसिन डाला और जलाया, अब सेप्टिसीमिया से मृत्यु हुई है और उसी स्टेटमेंट में कहा गया कि रेप किया गया है और बिफोर सेटिंग ऑन फायर, जलाने से पहले। तो ये सब क्या दर्शा रहे हैं, सर्कमस्टेंसेज ऑफ द ट्रांजैक्शन विच रिजल्टेड इनटू डेथ। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको 32 के अंदर मानेंगे। अब आइडियली डाइंग डिक्लेरेशन एक मैजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड करनी होती है और क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में रिकॉर्ड करनी होती है। एक जजमेंट का नाम लिया सुप्रीम कोर्ट ने, कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, ये 1958 की जजमेंट थी। इसमें बताया गया था कि कौन से पैमाना है, कौन सी यार्ड स्टिक से हम मापेंगे कि डाइंग डिक्लेरेशन ठीक है कि नहीं। उसी में कहा गया था कि आइडियली मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड करनी चाहिए और क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में रिकॉर्ड करनी चाहिए। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई कानून में प्रतिबंध नहीं लगा है कि पुलिस वाले ने अगर डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड की तो उसको मान ही नहीं सकते। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट का नाम लिया राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये 1998 की जजमेंट थी। इसमें कहा गया कि अगर डाइंग डिक्लेरेशन क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में ना भी हो, बेशक थोड़े से सेंटेंसेस की हो, लेकिन वो एक्चुअल वर्ड्स में हो जिसने वो डिक्लेरेशन दी है, तो उस पर रिलाई किया जा सकता है। इस जजमेंट का नाम था राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये 1998 की जजमेंट थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने गलत ऑब्जर्व किया है कि डॉक्टर पांडे साथ वाले कमरे में थे। वो साथ वाले कमरे में नहीं थे बल्कि साथ वाले बेंच पर थे। लड़की मेडिकली फिजिकली फिट थी, सर्टिफाई किया था ये डॉक्टर पांडे ने। अब पढ़ के सुनाई गई उस लड़की को डाइंग डिक्लेरेशन, साइन किए उस लड़की ने, तो कोई वजह नहीं है कि इस डाइंग डिक्लेरेशन पे भरोसा ना किया जाए। तो डाइंग डिक्लेरेशन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वॉलंटरी है, ट्रू है और कॉम्पिटेंट स्टेट ऑफ माइंड में दी गई है। और उस डाइंग डिक्लेरेशन में अब था क्या कि रेप किया, केरोसिन डाला गया, देन शी वाज सेट ऑन फायर, उनको आग लगाई गई। तो इन बातों को, तो डाइंग डिक्लेरेशन को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना। अब मेडिकल बोर्ड की बात पे आते हैं, जिन्होंने कहा कि इंटरकोर्स की पॉसिबिलिटी है लेकिन कोई डेफिनेट ओपिनियन नहीं है रेप को लेके। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर लैक ऑफ मेडिकल एविडेंस है, अगर मेडिकल एविडेंस नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि रेप नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डाइंग डिक्लेरेशन में साफ बताया है कि रेप हुआ है महिला का। विष्णु वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2006 की जजमेंट थी एक, सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट का नाम लिया विष्णु वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2006। उसमें कहा गया कि मेडिकल ऑफिसर की ये ओपिनियन होती है, ये कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है किसी फैक्ट का कि कोई चीज़ हुई है या नहीं हुई। इसका कंक्लूजन सिर्फ मेडिकल ओपिनियन के आधार पर नहीं दिया जा सकता। ये एक ओपिनियन है जो कि कोर्ट अगर माने तो वो सही माना जाएगा, नहीं तो नहीं। तो मेडिकल ऑफिसर की सिर्फ ओपिनियन होती है, ये कोई कंक्लूसिव फैक्ट नहीं होता कि कोई फैक्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, यानी रेप हुआ है कि नहीं, ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं हुआ मेडिकल ओपिनियन। जजमेंट का नाम था विष्णु वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2006 की जजमेंट थी। अब आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वो हॉस्टाइल विटनेस हैं उनमें से कोई भी आई विटनेस नहीं था इस इंसिडेंट का। जितने भी हॉस्टाइल विटनेस थे, 6 लगभग हॉस्टाइल विटनेस हो गए थे, जो कि ट्रायल कोर्ट ने भी यही कहा था कि किसी ने वो घटना होते हुए देखा नहीं आंखों से, तो उनके हॉस्टाइल होने पे फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो सिर्फ उन्होंने सामने वो घटना होते हुए देखी ही नहीं है। और जो डिफेंस विटनेस हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो भरोसे के लायक ही नहीं है। तो इन बातों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस आरोपी को दोषी माना, कन्विक्ट किया और कहा कि जो ट्रायल कोर्ट ने सजा दी उम्र कैद, वो इनको दी जाएगी। पर सुप्रीम कोर्ट ने अब आखिर में 2 फिंगर टेस्ट के बारे में कई सारी चीज़ें बताई, समझाई, क्योंकि इस मेडिकल बोर्ड ने, ये 2004 की घटना थी तो 2004 में हुआ था, तो मेडिकल बोर्ड ने क्योंकि 2 फिंगर टेस्ट किया था, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो बड़े कड़े शब्दों में निंदा की है 2 फिंगर टेस्ट की। कहा कि ये रेग्रेसिव है, यानी पिछड़ा हुआ है और इन्वेजिव है। और 2 फिंगर टेस्ट से सिर्फ पास्ट सेक्स हिस्ट्री का पता चलता है किसी का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट हैज़ नो साइंटिफिक बेसिस, इट नीदर प्रूव्स नॉर डिसप्रूव्स रेप। इसका कोई वैज्ञानिक बुनियाद इसकी नहीं है, ना तो इससे पता चलता है कि रेप हुआ है, ना ये पता चलता है कि रेप नहीं हुआ है। और ये दोबारा से ट्रॉमा क्रिएट करता है उस सेक्सुअल असॉल्ट की विक्टिम का। अब एक जजमेंट का नाम लिया सुप्रीम कोर्ट ने, लिल्लू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये 2013 की जजमेंट थी। इसमें कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2 फिंगर टेस्ट जो है
वो राइट टू प्राइवेसी, इंटीग्रिटी और डिग्निटी इनको वॉयलेट करता है। अजम्पशन ये है कि एक तरह से कि कोई सेक्सुअली एक्टिव वुमेन है उसको रेप नहीं किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों की कड़ी निंदा की और कहा कि किसी महिला की सेक्सुअल हिस्ट्री ये इमैटेरियल है ये देखने के लिए कि रेप हुआ है कि नहीं। सेक्शन 53A इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसमें भी बताया गया है कि वुमेन की पिछली सेक्सुअल हिस्ट्री ये रेलेवेंट नहीं है कंसेंट देखने के लिए कि महिला ने कंसेंट किया है कि नहीं। ये उसके पास्ट सेक्सुअल हिस्ट्री से पता, वो रेलेवेंट ही नहीं है। 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने ये गाइडलाइंस इशू की थी कि 2 फिंगर टेस्ट अलाउड ही नहीं है। तो क्योंकि इस केस में तो 10 साल पहले किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुख की बात है कि अभी भी कंडक्ट किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में 3 बातें कही। पहला तो ये कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइंस है इनको सब मेडिकल ऑफिसर्स को दिया जाए। दूसरा, उनको ट्रेनिंग करवाई जाए कि कैसे किसी सेक्सुअल क्राइम जिनके ऊपर हुआ है उनका मेडिकल प्रोसीजर किया जाए। और तीसरा कि अगर अभी भी कोई 2 फिंगर टेस्ट करेगा तो उसको मिसकंडक्ट समझा जाएगा। तो ये थी सुप्रीम कोर्ट की इस हफ्ते की जजमेंट। रेप और मर्डर का एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 फिंगर टेस्ट की कड़ी निंदा की और उसको रेग्रेसिव और इन्वेसिव बताया है। हम अगले हफ्ते एक और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को आपके साथ समझेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।